Hi student, how are you? Welcome to our digital classroom. In the last lecture we discussed about the different type of biomolecules. हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करी, हमने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करी, मिनरल्स के बारे में स्टडी किया. So the molecule as per NCERT, all the carbon compounds that we get from the living tissue are known as biomolecules. That means all the biomolecules are living product, यानी living organism में ये synthesize होते हैं. तो point to point लिख लेते हैं. All biomolecules synthesizes on in the living cell. Clear? जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं इनकी सिंथेसिस लिविंग सेल में ही हो सकती है. Second important thing, those compounds which have molecular weight less than 1000 Dalton usually referred as micromolecules, या फिर हम इसको सिंपली बायोमोलिक्यूल्स ही कह लेते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज लेस देन 1000 डाल्टन. मॉलिक्यूलर वेट is less than 1000 Dalton. All right, next, acid soluble pool contain those compounds which have molecular weight ranging from the 18 to around 800 Daltons approximately. जितने भी एसिड सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर 800 डाल्टन जितना पाया जाता है. लिख लीजिए, एसिड soluble pools have molecular weight 80 to 800 डाल्टन. क्लियर? ठीक है, 18 से 800 डाल्टन के बीच में रेंज करता है. राइट, हाँ. नेक्स्ट, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन इज नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल होते हैं उनको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. Those molecules which are insoluble, okay, which are found in the acid insoluble fraction. Acid insoluble fraction are known as बायो मैक्रो मॉलिक्यूल. इन्हीं को हम बायो
मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, राइट, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, दोनों ही चीजें, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। चलिए, ये बात कंफर्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, now next point is that the acid insoluble fraction has only 4 types of organic compound, जो एसिड में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस, ये 4 तरीके के होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड। These classes of compound, with the exception of lipid, have molecular weight is range in 10,000 Daltons and above। तो जितने भी insoluble fractions हैं जो एसिड में soluble नहीं होते, उनमें सिर्फ लिपिड को छोड़ दिया जाए तो सभी का मॉलिक्यूलर 10,000 डाल्टन से ज़्यादा ही पाया जाता है। ओके, तो डायरेक्टली लिख लीजिए, except lipid, all 3 biomolecules have molecular weight more than 10,000 Dalton। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी इनसॉल्युबल कंपोनेंट हैं वो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड, राइट, जिनमें लिपिड का ही जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम पाया जाता है, बाकी जितने भी हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन पाया जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए लिपिड के अलावा जो बाकी हैं, लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड। ओके, ये सभी बिग मॉलिक्यूलर साइज में पाए जाते हैं। सो लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है काफ़ी कम होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 800 डाल्टन के आसपास रहता है, और बाकी जितने भी हैं वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं, और इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट लिपिड से काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। दैट इज़ द ओनली रीजन। द बायोमॉलिक्यूल्स विच हैव lower molecular weight, that means less than 1000 Dalton, are called micromolecules और biomolecules, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि insoluble को हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं या फिर मैक्रो बायोमोलिक्यूल कहते हैं। लिपिड which is insoluble in water, these lipids, because of their association with the plasma membrane, separate in the macromolecules fraction, and hence lipid are not strictly macromolecules। इसीलिए लिपिड को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं रखते। राइट, द एसिड सॉल्युबल्स पुअर represent roughly the cytoplasmic composition. The macromolecules from the cytoplasm and organelles become the acidic insoluble fraction. Together, they represent the entire chemical composition of the living tissue or an organism. तो ये सारे living organism में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और according to their molecular weight इनको माइक्रो और मैक्रो के हिसाब से रखा गया है। राइट, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए ऑर्गेनिक organic compounds. Okay, organic compounds. 4 organic compounds are found in acid insoluble pool, जिसमें प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड। These 4 ऑर्गेनिक जो इनसॉल्युबल होते हैं एसिड पूल में, उनके नाम है प्रोटीन। 1 by 1 लिख लेते हैं। प्रोटीन, सेकेंड एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, थर्ड में आता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, एंड फोर्थ इज लिपिड। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। देयर आर 3 मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द मेन बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो मेन बॉन्डिंग पाई जाती है वो कार्बन और कार्बन मॉलिक्यूल के बीच या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच पाई जाती है। नॉर्मली the organic compounds remain suspended or dissolved in the water of the protoplasm. ज़्यादातर ये सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, राइट। नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ जो प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं वो बेसिकली यहाँ पर टैबुलेटेड फॉर्म में बता देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है एमिनो एसिड्स प्लस नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स नेक्स्ट प्लस लिपिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अलावा पाए जाते हैं एंजाइम्स और वाइटामिन्स। एंजाइम्स एंड वाइटामिन्स। ओके, तो ये 6 कंपाउंड हैं, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड वाइटामिन्स। ओके, हेडिंग डाल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट
प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, काफ़ी एसेंशियल भी है क्योंकि ये हमारे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट को डिस्टिंग्विश किया जाए तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला जो स्वीट होते हैं जिसको हम शुगर कहते हैं, और दूसरे जो स्वीट नहीं होते उनको हम नॉन शुगर कहते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज नोन एज शुगर, और दूसरा होता है नॉन शुगर। ओके, नाउ लुक एट द शुगर। शुगर दैट मीन्स दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये दो टाइप के होते हैं, मोनोसैक्राइड्स एंड ऑलिगोसैक्राइड्स। मोनोसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैक्राइड्स। ओके, मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि ये मोनोमर होते हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूल पाया जाता है, राइट, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो मोनोसैकेराइड को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एडोलेस और कीटोजेस। एल्डोलेस और दूसरा होता है कीटोजेस, राइट। तो एल्डोज में आते हैं बेसिकली ग्लूकोज और कीटोजेस में आते हैं फ्रुक्टोज। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और इसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्रूट शुगर है, ज़्यादातर फ्रूट में फ्रक्टोज पाया जाता है, इसलिए इसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं, फ्रूट शुगर है। और ग्लूकोज ये पाया जाता है, और ग्लूकोज को हम सिंपल शुगर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑलिगोसैकेराइड इज ऑफ थ्री काइंड्स। फर्स्ट है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड। अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइसैकेराइड, अगर ग्लूकोज के तीन मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे ट्राई, या फिर अगर 4 हैं तो उसे हम टेट्रासैकेराइड्स कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑलिगोसैकेराइड्स यानी मोर देन 1, ओके। बाकी जो ग्लूकोज हैं और फ्रक्टोज हैं वो मोनोसैकेराइड्स में आते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसको इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट है डाइसैकेराइड्स, सेकेंड है ट्राइसैकेराइड्स, और थर्ड है टेट्रा। सैकेराइड्स, ओके। एज यू अंडरस्टैंड कि जो डाइसैकेराइड है उसको हम, उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, डाइसैकेराइड सुक्रोज। ट्राइसैकेराइड के केस में आता है रैफनोज, रैफेनोज, और टेट्रासैकेराइड्स के केस में आते हैं स्टैकोज।
ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द शुगर्स। अब बारी आती है नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स एक्चुअली ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दे आर बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स। और ये जब पॉलीमर बन जाता है मोनोमर का, तो ये ज़्यादातर टेस्टलेस हो जाते हैं, इसमें कोई स्वीटनिंग नहीं पाई जाती। तो ये भी 3 तरीके के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स यानी सेम कंपाउंड, या जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज अगर पॉलीमर हो जाए तो इसे हम होमोपॉलीसैकेराइड कहेंगे, यानी एक ही कंपाउंड यहाँ पर पॉलीमराइज होगा। दूसरा आता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड जिसमें एक से ज़्यादा, और तीसरा आता है कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड टाइप जिसमें ग्लूकोज के साथ प्रोटीन या लिपिड का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो इस हिसाब से ये 3 तरीके के पाए जाते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड, फर्स्ट होमो, सेकंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड, और तीसरा है कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड्स। कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड्स। राइट, होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये है स्टार्च। इसका एग्जाम्पल स्टार्च। हेट्रो यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं तो बनता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल है अगर ओके, जो कि रेड एल्गा से मिलता है। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेटेड, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड्स। तो these are different type of carbohydrates which is found inside the body, जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। Now let us understand in the brief. These compounds are made up of carbon, hydrogen and oxygen. इन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो पाया जाता है 2:1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2:1। ओके, नेक्स्ट, carbohydrates are aldehyde or ketone derivatives of polyhydroxy alcohol. A carbohydrate may contain aldehyde or ketone group, and it is called aldolase or ketose, respectively. Right? Certain carbohydrate also contains some other like nitrogen, phosphorus, and sulfur. And the carbohydrates are produced by the green plants during the photosynthesis process, जैसा कि हम लोगों ने photosynthesis में already पढ़ा हुआ है। And about 80% of the dry weight of the plant is made up of carbohydrate. That is very important कि जो dry weight होता है plant का उसमें 80% contribution किसका है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स और शुगर। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स या फिर शुगर भी कहते हैं।
and the carbohydrate provide 55 to 65% of the total energy requirement. यहाँ पर लिख सकते हैं 55 to 65% of total energy. ओके तो कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं. इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम. यहां पर लिख लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम. ओके क्लियर. नेक्स्ट स्टोरेज साइड. ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होते हैं. लीवर और मसल्स is the main storage site of carbohydrate. Clear? Next, daily requirement कितना होना चाहिए? Approximately 500 gram per day. That is required for the proper growth and development of human body. कितना? 500 gram per day. ये डाइट पे हमारे होना ही चाहिए. क्लियर.